नमस्कार। उड़ान के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षात्कार की श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ है एक नए होनहार लक्ष्मीकांत कुर्रे। लक्ष्मीकांत कुर्रे 2018, 2019, 2020 और 2021 लगातार 4 बार पीएससी के साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं। 2020 में लक्ष्मी ने अकाउंट ऑफिसर का पद सिक्योर किया है, साथ ही डीएसपी का जो उनका वेटिंग था वो भी क्लियर हो चुका है। तो लक्ष्मी से पूरी बातचीत करेंगे, आपकी पूरी जर्नी हम जानेंगे लक्ष्मी। लेकिन सबसे पहले हम आप जानेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही। सबसे पहले तो आपका उड़ान को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर बुलाया। सर, मैं मंदिर सद रायपुर का निवासी हूँ। अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मैंने गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की है, हिंदी मीडियम से। तत्पश्चात मैंने बीटेक किया है एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सर, मैं 2018 में पास आउट हुआ था। तो उसके पश्चात मैंने मई में 2018 में पास आउट हुआ। फिर मैंने 2-3 महीने घर में ही सेल्फ स्टडी तैयारी किया। फिर मुझे लगा कि अब कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो मैं अगस्त 2018 में उड़ान आईएएस अकेडमी से जुड़ा और मेंस का क्लास मैंने ज्वाइन किया था सर। फिर 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ प्रीलिम्स, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे प्रीलिम्स में। तो उस टाइम मैं मेंस भी दिया और मेंस भी क्लियर करके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से इंटरव्यू दिया था। तो कुछ अच्छे मार्क्स नहीं लाने के कारण मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने आगे प्रयास किया, तो 2019 में भी मैं साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ। तो उसमें मुझे साक्षात्कार में बहुत ही कम मार्क्स प्राप्त हो गए थे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर अंततः चूंकि कोरोना पीरियड का समय था, तो 2019 और 20 का एग्ज़ाम साथ साथ हुए थे। तो 2020 का भी इंटरव्यू जस्ट 1 महीने के बाद हो गया, तो जिसमें मुझे सिलेक्शन मिला और मैं अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट उस समय मुझे प्राप्त हुई सर। लक्ष्मी, जैसे आपने बताया कि मंदिर हौसाद के एक गांव से रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी समान रही है। जी सर। लेकिन इंजीनियरिंग में की तरफ आपने रुख किया और वो भी एनआईटी जैसे संस्थान में पढ़ाई की है। एनआईटी में पढ़ने के बाद अचानक से प्रशासनिक सेवा की तरफ आने का कैसे आपने सोचा? यस सर। सर, मैं 2014 में स्कूल से पास आउट हुआ था। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था जेईई, जो क्लियर हो गया था और मेरा सिलेक्शन एनआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हुआ था। सर, मैंने इंजीनियरिंग तो इस कारण से की थी क्योंकि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी की आवश्यकता थी सर। चूँकि मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में अच्छा खासे पोस्ट में रहा नहीं है। मेरे पिताजी डेली बेसिस में कार्य करते थे एलआईसी में 4th ग्रेड पे। कुछ 3-4 साल पहले ही उनका परमानेंट हुआ, तो वर्तमान में क्लर्क के पोस्ट पे कार्यरत है। परंतु एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने से कहीं न कहीं फाइनेंशियली थोड़ी-सी सपोर्ट हो जाती है, तो मैंने अपना बीटेक उस कॉलेज से जारी किया। परंतु इसमें भी सहायता कुछ मुझे कमी पड़ी, तो मुझे कुछ लोन लेने पड़े थे इंजीनियरिंग करने के लिए। सर, जहाँ तक बात रही सिविल सर्विस में आने का, इसकी शुरुआत मैंने कहीं न कहीं स्कूल लाइफ में शुरू कर दी थी सर। क्योंकि सिविल सर्विस में आने से लोगों से एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव महसूस होता है। जब मैं स्कूल में होता था तो भी मैं यूनियन लीडर रहता था। तो और मैंने तो फिर उसके बाद कहीं न कहीं ठान लिया था कि आगे चल के इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मुझे शासकीय सेवा में आना ही है। तो शासकीय सेवा में जब आपने ठाना था, यस सर। प्रशासनिक सेवा ही आपने चुना था कि आपका ये था कि किसी भी तरह की सेवा में आप जा सकते हैं? सर, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक ही एग्ज़ाम की तैयारी की है, राज्य सेवा परीक्षा पीएससी की, और किसी दूसरे प्रकार के एग्ज़ाम की तरफ मैंने रुख नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने व्यापम को भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था और मुझे कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि सर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ और इसके लिए मैं पूरे दिलो जान से इसके लिए प्रयासरत था सर। लक्ष्मी, जिस तरह से एक बातचीत के दौरान आपने बताया कि इंजीनियरिंग करते हुए अचानक आपके पास 3 महीने थे और फिर आपने खुद से पहले पढ़ाई शुरू की, यस सर। फिर आपने कोचिंग का सोचा। तो क्या आपको लगता है कि राज्य सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है, या कोचिंग जैसे संस्थान कितनी सहायता दे सकते हैं आपको? सर, चूँकि अगर देखा जाए तो वर्तमान में बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, ऑफलाइन हैं और मटेरियल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जिनके पास अच्छी खासी गाइडलाइन होती हैं, तो वो लोग बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं। परंतु मैंने 2-3 महीने सेल्फ प्रयास किया था, तो मैंने कहीं न कहीं ऐसा महसूस किया कि अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो एक मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगा सही डायरेक्शन में। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सर, मैं जब अगस्त 2018 में उड़ान ज्वाइन किया था, तो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है सर। यहाँ से मुझे आगे बढ़ने का काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला और इसको मैं अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट तो मानता ही हूँ, क्योंकि यहीं से मैंने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। क्योंकि कोचिंग में आने से पहले मेरे अच्छे खासे कोई दोस्त भी होते थे। यहाँ जुड़ने से मुझे कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जिसके साथ में ग्रुप स्टडी करता था और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा मुझे मिला, जो वर्तमान में आज इस पोस्ट में आकर हूँ सर। जी, एक्चुअली जब भी हम राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं,
तो एक पूरी रणनीति इसके लिए होती है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे किस स्टेप में आगे बढ़ना है। आपकी रणनीति किस तरह की रही? यस सर। सर सबसे पहले तो ये राज्य सेवा परीक्षा जो होती है 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सर जब मैंने शुरू में तैयारी की थी तो खुद से 2-3 महीने सेल्फ घर में ही रहकर 8-10 घंटे प्रीलिम्स का तैयारी किया था। तत्पश्चात मेंस का क्लास ज्वाइन किया मैंने कोचिंग से। तो फिर उस टाइम सर ये हुआ था जब 2018 में जो एग्ज़ाम दे रहा था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने उस टाइम सिलेबस जो था पुराना था और मैंने पूरी तैयारी जो है पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग की थी। परंतु जब प्रीलिम्स 2018 का फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 2 दिन पहले प्रीलिम्स के पहले सिलेबस बदल गया था सर, जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड कर दिया, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी मेंस की एक अच्छी खासी तैयारी कर ली थी सर पुराने सिलेबस के अनुसार। परंतु जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स के पेपर तो काफ़ी अच्छे आए थे, परंतु उसके बाद एक नया सिलेबस मेरे सामने था और 4 ही महीने थे मेंस पढ़ने के लिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि 4 महीने में मेंस को कैसे उसमें तैयारी करूँ। पर मैंने एक कैसे भी करके एक रीडिंग लेकर मैंने मेंस दिया था और मेंस क्लियर हुआ था, परंतु मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो इसका कारण कहीं न कहीं ये था कि मुझे प्री और मेंस की तैयारी साथ-साथ ही करनी थी, तो इसका फ़ायदा ज़रूर मुझे उस समय मिल गया होता सर। लक्ष्मी, 2018 से 2021 तक लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं। यस सर। 2020 में आपने एक पद तो सिक्योर कर ही लिया है, यस। दूसरे पद में का भी वेटिंग आपका क्लियर हो चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि साथ-साथ अगर मैं प्री और मेंस की तैयारी अगर करता तो ज़्यादा शायद पहले अटेम्प्ट में ही कर सकता था। यस सर। अभी जो नए कैंडिडेट्स हैं या नए एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनके लिहाज से हम बात करें, एक पूरी रणनीति कैसे होनी चाहिए उनकी? सबसे पहले तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस सिलेबस को समझ लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस। ऐसा नहीं कि दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत नॉमिनल फ़र्क होता है। अगर दोनों का आप तैयारी साथ-साथ करेंगे तो कहीं न कहीं आप मेंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं तो भी आपका प्रीलिम्स का तैयारी हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप साथ-साथ लेकर चलिए दोनों को। निश्चित तौर पर आप बहुत कम समय में इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर जाते हैं, 1 साल निकाल देते हैं, तो मेंस के लिए मात्र कुछ 3-4 महीने, अब तो 3 ही महीने मिल रहे हैं, तो उसमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण आप इंटीग्रेटेड रूप से तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर इसका आपको फ़ायदा मिलने को होगा। लक्ष्मी, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि जब भी पीएससी की परीक्षा होती है, 3 स्टेप में ये एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। यस सर। इंटरव्यू एक बड़ा स्टेप होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण चरण हम इसको मान सकते हैं। यस। आप 4 बार इंटरव्यू तक पहुँचे भी हैं। एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है और इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से आपने की है? सर मैंने 4 प्रयास में 4 इंटरव्यू दिए हैं और चारों बार ही मेरा अलग-अलग अनुभव रहा है, क्योंकि चारों बार बोर्ड अलग थे। परंतु सर इंटरव्यू का अगर तैयारी को देखा जाए तो इंटरव्यू बेसिकली 3 टाइप से होते हैं। जो सबसे पहला इंटरव्यू जो होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, जिसमें नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि फला राज्य की राजधानी क्या है। ऐसा कुछ सिंपल से क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड जो टाइप होता है इंटरव्यू का, सब्जेक्टिव टाइप होता है। उसमें कुछ टॉपिक के बारे में आपको पूछ देता है, जैसे सब्जेक्ट के अपने ग्रेजुएशन किस में किया है उसकी डिटेल जानकारी देनी होती है। और तीसरा जो होता है डिस्क्रिप्टिव मैनर पे, इसमें कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जिनको एक प्रकार से चक्र भी होता है। अगर इसमें अपने अच्छे आंसर कर लिए तो निश्चित तौर पर ये तय हो जाता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और 4 साल के इंटरव्यू की बात की जाए तो जो मैंने देखा है कि आपके जो बेसिक बायोडाटा पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, आप किस फील्ड से पढ़ाई करके आए हैं और इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, बस ये सब क्वेश्चन मुख्य रूप से मेजर रूप से पूछे जाते हैं सर। अच्छा लक्ष्मीकांत, अपने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी दिए हुए हैं। यस सर। मॉक इंटरव्यू से कितना फ़ायदा आपको मेन इंटरव्यू में मिला? सर जब मैं 2018 में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था, तो फर्स्ट टाइम जब मॉक इंटरव्यू मैंने देने प्रयास किया तो यकीन मानिए कि मुझे सीटिंग मतलब बैठते कैसे हैं, एंटर कैसे करते हैं, ये भी नहीं आता था। तो मैं फिर 5-6 मॉक फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, तो कहीं न कहीं उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और आप नॉर्मली अगर देखेंगे कि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम ने कहीं न कहीं मॉक दिया होता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से डेवलप करता है और आपको एक अच्छा योग्य बनाता है कि पैनल में अच्छे खासे तौर पर वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सके। तो मुझे तो काफ़ी हेल्प किया सर मॉक इंटरव्यू। जी। लक्ष्मीकांत, अभी फ़िलहाल अकाउंट ऑफिसर के तौर पे आप कार्यरत हैं। यस। ये एक बात होती है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई तक ही चुनौती है, पढ़ाई के बाद तो सिर्फ आराम है और एक बार जॉब मिलने के बाद आराम ही है। लेकिन एक वो अलग तरह की चुनौती आपके फील्ड में आपको देखने को मिलती होगी। वो उस चुनौती के बारे में जानना चाहेंगे। सर निश्चित तौर पर सर चुनौतियाँ तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलती है सर। जब आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने की चुनौती होती है।
जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो एक अच्छे ऑफिसर बनने की आपके ऊपर चुनौती होती है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं राज्य सेवा परीक्षा में तो लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती है कि अपने संबंधित व्यक्ति, दोस्तों, परिवार, समाज सबके लिए कुछ न कुछ कर गुजरेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है सर कि क्योंकि हाँ, सरकार प्रत्येक ट्रेनिंग पे जो भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनके ट्रेनिंग पे बहुत अच्छे खर्च करती है। तो कहीं न कहीं हमारी भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उस राज्य और समाज को रिटर्न में कुछ दें। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती सर कि हम जनता के प्रत्यक्ष रूप से काम आ सकें, उनका हेल्प कर सकें। और कहीं न कहीं इसके लिए मैं हमेशा से प्रयासरत रहूँगा सर कि जिस पोस्ट में मेरी सिलेक्शन हुई है मैं अपने स्टेट के लोगों को जहाँ तक यथासंभव प्रयास हो सके मैं अपनी तरफ से जो पोस्ट के रूप में कर सकता हूँ मदद करने का प्रयास ज़रूर करूँगा सर। लक्ष्मी, आपके संघर्षों पे भी हम बात करेंगे। जैसे यस। कि आपने बताया कि 2018 से 2021 तक लगातार इंटरव्यू आप दे रहे हैं। 2020 में ही पद सिक्योर हुआ है, 2021 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। यस। लेकिन जब पहले 2 अटेम्प्ट रहे आपके, आप असफल हुए, तो क्या असफलता का भय कभी आपको सताया है? आपको लगा है कि शायद मैं सेलेक्ट ना हो पाऊँ या मैं फेल हो जाऊँ तो फिर क्या होगा? सर निश्चित तौर से देखा जाए तो जब व्यक्ति का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ लोग का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, कुछ लोग का मेंस। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात यह रही सर कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करते रहा। इंटरव्यू में जाके अटक जाता था, रैंक अच्छी नहीं आती थी तो सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन सर ये मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी भी देता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इंटरव्यू में रुक रहा हूँ, मेरा तो प्रीलिम्स मेंस बराबर क्लियर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट ज़रूर हो जाऊँगा। हालाँकि फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, मुझे उम्मीद था कि थर्ड में ज़रूर हो जाएगा। अगर थर्ड में भी नहीं होता, फोर्थ में नहीं होता तो मैं लगातार प्रयासरत रहता था सर, क्योंकि मुझमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि कभी न कभी तो मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। इसलिए मैं एस्पिरेंट को भी कहना चाहता हूँ कि आप कभी रुके नहीं, अगर रुक जाएँगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लगातार प्रयासरत ज़रूर रहिए, एक सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। जब भी आप एक कोई लक्ष्य तय करते हैं तो इसमें परिवार का सपोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब तक परिवार का सपोर्ट ना हो, आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट ना हो, तो कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित होते हैं। आपके साथ किस तरह का माहौल था? परिवार ने किस तरह से सपोर्ट किया है? सर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पापा भी सामान्य ही पढ़े लिखे हैं, परंतु वो जानते थे कि मेरा बच्चा इस फील्ड में ज़रूर कुछ करेगा, तो हमेशा से मेरे साथ रहे सर। मेरे 2 बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी मम्मी भी हमेशा मुझे आकर मोटिवेट की, इतना अच्छा पढ़ता लिखता है, कभी न कभी तो सेलेक्ट ज़रूर हो जाएगा, बस पीछे मत हटना। तो सर एक पॉजिटिव एनर्जी था मेरे पूरे फैमिली का, तो मुझ पे हमेशा ही भरोसा करते रहे कि एक दिन ज़रूर क्लियर कर लेगा, तो ये मुझे सकारात्मक ऊर्जा देती थी। और रही बात सिलेक्शन में परिवार का कितना साथ होता है, तो सर मैं बोलूँ कि अगर परिवार का साथ है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकती सर। बहुत अच्छी बात कही कि परिवार और आपके करीबी अगर आपके साथ हैं तो आप बिल्कुल आप सेलेक्ट हो सकते हैं या अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लक्ष्मी, लेकिन एक खुद के भीतर भी एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपने कुछ ध्यान, योग, मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ें की या कोई ऐसा उपाय अपनाया जिससे आप खुद को सकारात्मक रख पाएँ? यस सर, जैसे कि मैंने बताया कि सिलेक्शन में आपके परिवार का तो साथ रहता ही है, साथ साथ इसमें जब भी आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं तो एक और जो साथ देता है आपके फ्रेंड्स होते हैं सर, जो कि हमें आपको एक अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी सर, जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। चूँकि मेरी तैयारी कोविड के टाइम में हुई हुई थी, तो घर में रहना काफ़ी बोरियत होती थी, तो उस टाइम दोस्त लोग काफ़ी अच्छा जो कि हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट से सबसे जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा साथ मिल जाता था। हमारी पढ़ाई भी कुछ मित्रों के साथ ऑनलाइन मोड पे होती थी, मोबाइल से ही हम लोग कॉल करके पढ़ लेते थे, तो कहीं ना कहीं अपने फ्रस्ट्रेशन में हमें एक सकारात्मक एनर्जी देती थी। और रही बात सर योग करने की, तो मैं सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन तो करता ही था, जो कि काफ़ी अच्छा सकारात्मक ऊर्जा देती है सर। लक्ष्मीकांत, हर किसी के लाइफ को जीने का एक फंडा होता है। वो अपने लाइफ को किस तरह से जीता है वो खुद तय करता है। आपकी लाइफ का जीने का फंडा किस तरह का है? आप कैसे लाइफ जीना पसंद करते हैं? सर मैं तो एक काफ़ी सामान्य पृष्ठभूमि से रहा हूँ और हमेशा की तरह डाउन टू अर्थ रहा हूँ। सर मेरा सर्विस में आने का उद्देश्य ये भी था कि मैं लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकूं। जैसा कि सर मैंने पहले भी बताया, मैं स्कूल लाइफ में भी यूनियन लीडर होता था, तो मेरी एक हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि मैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूं सर। इवन यहाँ तक कि मैं इस फील्ड में आकर भी लोगों के हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा ललायित रहता हूँ, और जिस प्रकार से लोग मुझसे सहायता मांगते हैं, जहाँ था संभव जहाँ तक मैं कर सकता हूँ ज़रूर प्रयास करता हूँ सर। आगे मेरा भी मोटिव यही है कि सर मैं लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकूँ और उनकी जितनी भी मतलब
मुझसे यथासंभव जो भी प्रयास हो सके मैं जरूर करने का प्रयास करता हूँ सर, आगे भी करता रहूँगा। इसके अलावा जब भी लक्ष्य की बात होती है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सक्सेस मंत्रास भी होते हैं। यस लक्ष्मीकांत के लिए वो कौन से सक्सेस मंत्र है, मैं अगर 5 पॉइंट में जानना चाहूँ? सर, जैसे कि हमें स्कूल में एक चीज़ पढ़ाई जाती थी कि रीड मच, राइट मोर एंड थिंक मोस्ट। पीएससी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम भी कुछ इसी सूत्र पर आधारित है। रीड मच अर्थात आपको अत्यधिक पढ़ना है। जैसे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता होती है। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसमें राइट मोर, मतलब जितना पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा आपको लिखना है, क्योंकि लिखने का ही खेल मेंस होता है। और उसके बाद तीसरा चरण होता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू को जिसमें थिंक मोस्ट, क्योंकि इंटरव्यू में हमें एकाएक आंसर देने होते हैं, ज़्यादा सोचने की वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। तो ये तीनों का मंत्र तो होना ही चाहिए। और रही बात सर कि कुछ मंत्र की, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा सर कि आप अपने प्रति आत्मविश्वास जरूर रखें अपने स्वयं के ऊपर, क्योंकि आपको आत्मविश्वास ही बहुत आगे ले जाता है। और दूसरी बात रही, आप जो भी सपने देखते हैं उसको कभी छोड़िए मत, क्योंकि सपने जब देखते हैं तो आपको आत्मविश्वासी बनाती है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है। तीसरा कहूँ सर कि एक अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन जब आपका टूट जाता है तो अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं विचलित करने के लिए वो कोशिश करता है। तो जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत हद तक ऐसा भी होता है कि आप फेस्टिवल भी सेलिब्रेट ना कर पाएँ। और सर चौथा कहूँ कि पीएससी का सबसे बड़ा जो ज़रूरी पॉइंट है वो है पेशेंस। आप में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। जब आप हिम्मत रखते हैं तो कहीं ना कहीं 1 2 3 अटेम्प्ट में आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लक्ष्मीकांत, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी। काफ़ी जो सक्सेस मंत्र बताया आपने, बहुत ऐसा लगा कि जो आपने जिया है उस चीज़ को आप शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी नया युवा या जो भी अभ्यर्थी इस साक्षात्कार की वीडियो को देख रहा है, उनको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और वो इसको फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी रही है बहुत से युवाओं को प्रेरित करेगी। तो हमारे साथ आज आने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो नए युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी बातों से बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी आपको। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करता हूँ आप अपने लक्ष्य को आगे भी पाएंगे। Yes, sir. Thank you so much. नमस्कार।